Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 3 Block 4 MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. I have already made part 1 and you will get its link in the description section, so kindly check the description section. In this part, we are going to understand about the interventions related to total organizations. यानी जब हम पूरे organization के ऊपर intervention apply करना चाहते हैं, तब ये interventions हमें use करने होते हैं. इन interventions को use करने के लिए हम किन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं उसको भी समझना ज़रूरी है. सो इसके सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे मीटिंग करते हैं हम लोग. इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ जो हैं उसके बारे में क्लैरिटी करते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमें इंटरवेंशंस लगाने होते हैं. न्यू वेज क्या है वर्किंग के, उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं. और ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या होगा, कैसे प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, इसके ऊपर भी डिस्कशंस होते हैं. अब जो इंटरवेंशंस हम जनरली यूज करते हैं उनमें से पहला इंटरवेंशन है सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स, STS. सो नाम से पता चल रहा है इसमें हम टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करेंगे, स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करेंगे. सो ये ऑर्गेनाइजेशन, इस इंटरवेंशन का मेन फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर पे वर्क करना. टेक्नोलॉजी की बात करें तो मतलब टास्क मेथड और जॉब डिजाइन से है, और स्ट्रक्चर का करें तो इसका मतलब होता है लेबर का डिवीजन कैसे होगा, हायरार्की किस तरह की होगी, मतलब मैनेजमेंट लेवल किस तरह से अरेंजमेंट होगा, एम्प्लॉयज़ की पोजीशन क्या होगी, सबऑर्डिनेट्स और सुपरवाइजर्स की क्या क्या पोजीशंस होंगी, कितने लेवल तक हायरार्की जाएगी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. सो इस इंटरवेंशन में हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो होता है प्रोडक्टिविटी पे, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस के लिए एम्प्लॉय को इन्वॉल्वमेंट की भी ज़रूरत है इसमें. जब भी हम ये इंटरवेंशन लगाते हैं, सो वी इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़ ऑल्सो. एंड देन ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ाइन, ग्रुप डिज़ाइन, जॉब डिज़ाइन, इन सब के ऊपर हम वर्क करते हैं. और इसमें जो डिसिप्लिन्स को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं, वो इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन को हम यूज़ करते हैं, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. इसके अलावा सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स की फील्ड का भी यूटिलाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन को यूज़ करते हैं. और मेन पर्पस जो हमारा होता है वो है प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन फुलफिलमेंट. इन्हीं दोनों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी. सो एप्रोप्रिएट वर्क डिज़ाइन और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक मेजर रोल प्ले करते हैं जब हम ये इंटरवेंशन लगाते हैं. Second intervention is structural change intervention. As name is suggesting, ये organization का पूरा alteration कर देते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं. मैनेजमेंट की हायरार्की पे वर्क करता है ये इंटरवेंशन, वर्क की पॉलिसीज पे वर्क करता है, देन कंपेंसेशन, बेनिफिट, इंसेंटिव प्रोग्राम्स, इन सब पे वर्क करता है. और ये सारा सजेशन कौन देता है, OD चेंज एजेंट्स देते हैं, मतलब कंसल्टेंट्स देते हैं कि इन चीज़ों में चेंज करना है. सो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इतनी चीज़ें चेंज हो जाती है जब हम स्ट्रक्चरल चेंज इंटरवेंशन की बात करते हैं. और इसमें जो प्रीवियस इंटरवेंशन किए गए होते हैं उन्हीं के ही फीडबैक के बेसिस पे हम ये चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं. बेनिफिट ये है कि कंपनीज को इमीडिएट प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रियलाइज होने लगती है. मतलब इमीडिएट जैसे ही ये चेंजेस लाते हैं वैसे ही इनको प्रॉफिट भी मिलने लगता है एंड प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो जाती है. इस जो स्ट्रक्चर चेंज इंटरवेंशन है इसमें हम रीऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करते हैं. वर्क की जो टीम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी टीम्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज करते हैं, यानी ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिल जाती है टीम मेंबर्स को काम करने की. और टीम को किस तरह से मॉनिटर करना है, डिसिप्लिन करना है, वो टीम आपस में ही बैठ के करती है. उनका जो सुपरवाइजर होता है टीम का वही उनको हैंडल करता है. सो जितनी इंडिपेंडेंस आ जाती है तो उतना ही इनके लिए ईजी होता है काम को करने में, सब कुछ प्रोसेसिंग करने में उतना ईजियर हो जाता है. इसीलिए प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती हुई दिखाई देती है इसमें, और वर्कर्स भी सेटिस्फाइड दिखाई देते हैं. थर्ड इंटरवेंशन इज पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स. इसमें स्टीयरिंग कमेटी होती है एंड बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स होते हैं जो एक साथ बैठकर स्टडी करते हैं और बताते हैं किन चेंजेस की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कोई रिकमेंडेशन है इम्प्रूवमेंट की वो लोग देते हैं. फिर जो भी
चेंजेस आते हैं उसके रिजल्ट को भी ये लोग एनालाइज करते हैं कि क्या एफर्ट्स किए गए हैं। और जब भी ये हो रहा होता है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं ये डाटा गैदरिंग में भी हेल्प करते हैं। ये सारे जो कमिटी और ग्रुप वाले मेंबर्स हैं ये डाटा गैदरिंग में हेल्प करेंगे, डाटा फीडबैक में हेल्प करेंगे और प्रोसेस कंसल्टेशन में भी हेल्प करते हैं। सो ये एक फैसिलिटेटर का भी काम करते हैं। अगेन बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हैं जो हम रन करते हैं इसके अंदर, जैसे क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ QWL प्रोग्राम कहते हैं जिसको, सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स, वर्क रीडिजाइन एफर्ट्स, ओपन सिस्टम्स, ये सारी इसी के अंदर इंक्लूडेड हैं टेक्निक्स। फोर्थ इंटरवेंशन इज MBO। MBO का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसको पार्टिसिपेशन फॉर्म्स भी कहते हैं। ये पीटर ड्रकर ने 1954 में सबसे पहली बार दिया था। इसमें इस पूरे प्रोसेस में एम्प्लॉयज़ भी इन्वॉल्व होते हैं, सुपीरियर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और ये सारे मिलके कॉमन गोल को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब एम्प्लॉय एक अपना पर्सनल गोल भी रखता है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो है ही, तो सब मिलके अपने गोल सेट करते हैं और वो अचीवेबल गोल्स होते हैं, ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं रखते हैं। और इसमें स्टैंडर्ड भी सेट किया जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाएगा, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है और उसके बाद ये करने के बाद क्या आगे रिवार्ड सिस्टम रखा जाएगा, इसके ऊपर भी पूरा वर्क किया जाता है। इसके ऊपर एक फ्लो चार्ट भी दिया है जिसमें ये सारी चीजें समझाई गई हैं। जो MBO है मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इसको MBO भी कह सकते हैं। ये इसमें गोल सेटिंग होती है और पार्टिसिपेटिव गोल सेटिंग का मतलब होता है कि हर एक पर्सन जो इसमें इन्वॉल्व है वो अपने गोल सेटिंग करता है, अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करता है और डिसीजन मेकिंग का काम भी करता है। सो क्योंकि इनके सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने जो भी जैसा भी परफॉर्मेंस किया है उसको हम मेजर कर सकते हैं और जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किया था उससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयज अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं क्योंकि उनका खुद इन्वॉल्वमेंट होता है इन चीज़ों को करने में। सो इसके MBO का प्रिंसिपल जो है वो यही है कि एम्प्लॉयज को एम्पावर्ड फील कराना, उनको अपने रोल के बारे में क्लैरिटी होना और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले उस चीज़ को करने की और उनको पता हो कि ऑब्जेक्टिव क्या है और वो अचीव कर सकते हैं उस ऑब्जेक्टिव को। इसमें उनको अचीवमेंट खुद की तो होती है, साथ में ऑर्गेनाइजेशन की भी होती है जब वो ये काम करते हैं। और इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स यही है कि ये गोल की क्लैरिटी होना और स्मार्ट गोल्स होना। मतलब स्मार्ट गोल का क्या मतलब है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। सो टाइम के अंदर अंदर होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, नहीं कि इमेजिनरी बात कर रहे हो तुम्हारे बस की नहीं है फिर भी तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अचीवेबल मतलब आराम से अचीव कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है और आप सोच रहे हो मुझे ये अचीव करना है, ऐसा नहीं। एंड देन मेजरेबल, उसको मेजर किया जा सकता है कहाँ पहुंचे करके। एंड स्पेसिफिक, एक क्या करना है वो आपको पता है, टू द पॉइंट कि ये काम करना है। सो इसीलिए इसको स्मार्ट गोल कहा गया है। सो इसमें क्लैरिटी होती है, मोटिवेटिंग फील करते हैं जो जितने पार्टिसिपेंट या एम्प्लॉयज होते हैं और उनको पता उनका खुद का परफॉर्मेंस का और ऑर्गेनाइजेशन के गोल का लिंकेज होता है, तो पता है कि वो अचीव करेंगे और जो वो अचीव करेंगे उससे ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव हो रहा है। सो फोकस उनका ज़्यादा अच्छा रहता है और वो फ्यूचर पे फोकस करते हैं रादर पास्ट में। सो गोल्स एंड स्टैंडर्ड जो सेट किए होते हैं परफॉर्मेंस के वो पीरियडिकली रिव्यू किए जाते हैं, फीडबैक दिया जाता है। सो मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ का बना रहता है क्योंकि वो उनको जॉब सेटिस्फैक्शन भी हो रहा है, उनका कमिटमेंट भी है जॉब को लेकर। फिर कम्युनिकेशन बेटर होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत सही देखने के लिए मिल रहा है इस इंटरवेंशन में और फ्रीक्वेंट रिव्यूज होते हैं, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स का इंटरेक्शन टाइमली होता रहता है। सो वो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप इनके बीच में बनी रहती है और कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एक कुछ पीरियड के बीच में वो सॉल्व करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। नाउ ये फ्लो चार्ट अगर आप देखेंगे ये इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फ्लो चार्ट दिया है। तो ये MOB को आप अच्छे से करने, MBO को आप अच्छे से कर लेना, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को। तो ये फ्लो चार्ट में बताया, देखो डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन गोल, हमने पहले ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिफाइन किया, फिर डिफाइनिंग एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉय ने भी अपना गोल सेट कर लिया, दोनों ने सेट कर लिया। फिर आगे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, कहाँ पहुंचा एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पहुंचा, इन दोनों का हमने मॉनिटरिंग कर रहे हैं टाइम टू टाइम। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिव्यू हुआ, फिर फीडबैक प्रोवाइड किया गया, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिवार्ड, पनिशमेंट जो भी है वो दिया गया, फिर से ऑर्गेनाइजेशन का गोल। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है जो चलता रहेगा। नाउ द फिफ्थ इंटरवेंशन इज कल्चरल एनालिसिस। ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है कि वो एक ऐसा कल्चर बनाए जो उसकी जो स्ट्रेटेजी है ऑर्गेनाइजेशन की और जैसा एनवायरनमेंट है उसके अप्रोप्रिएट हो। सो कल्चर का क्या मतलब आ गया? बिहेवियर्स, वैल्यूज,
बिलीव्स एंड नॉर्म्स ऐसे बनाने होंगे ऑर्गेनाइजेशन को, सो दैट वो अपने टारगेट को अचीव कर सके, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली हो। सो इसका फोकस यही होता है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलप किया जाए, उस पर फोकस किया जाए, सो दैट जो उसके मेंबर्स है ना वो उस डायरेक्शन में काम करे जिस डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन जाना चाहता है। सो कल्चरल एनालिसिस जो है वो बेस्ड होती है सोशल साइंसेस की क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के ऊपर, जहाँ पे इथनोग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी से डाटा कलेक्ट किया जाता है कल्चरल फिनोमेना का। और जो हमें डाटा मिला है कल्चरल फिनोमेना के बारे में, उसको एनालाइज करके हम नई नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में। सो ये जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हमें ये पता चल जाता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, इफेक्ट्स एंड अफेक्ट्स कल्चर के बारे में पता चल जाती हैं। कभी ये कल्चर एनालिसिस बेसिकली हमें वहाँ करना होता है जहाँ पे हम नई कंपनी खोलना चाह रहे हैं। सपोज आप अमेरिका में कंपनी खोलना चाहते हैं या साउथ अफ्रीका में कंपनी खोलना चाहते हैं इंडिया की, सो आपको वहाँ के कल्चर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सो आप तभी अपने एम्प्लॉयज से सही से उस डायरेक्शन में काम करा सकते हैं जो उस कल्चर के लिए अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि वहाँ कंपनी खुल रही है। सो दैट इज वाई वहाँ के अकॉर्डिंगली ही स्ट्रेटेजी ही बनेगी ऑर्गेनाइजेशन में। सो इसमें 4 थीम्स पे कल्चरल एनालिसिस किया जाता है। 4 थीम्स क्या क्या है? एडेप्टेशन एंड चेंज, कितना वेल अपना कल्चर नए कल्चर में की सराउंडिंग में अडेप्ट करने लायक है, ये उस पे हम वर्क करते हैं। जैसे कि फूड हो गया, टूल्स हो गए, होम सराउंडिंग, आर्ट, ये सारी चीज़ें, ये कुछ एग्जांपल है कल्चर के। सो कितने सही से आप अडेप्ट कर रहे हैं। तो एम यही होता है कैसे एनवायरनमेंट में एकोमोडेट कर रहा है हमारा कल्चर, हमें कैसे हेल्प कर रहा है उस एनवायरनमेंट में एकोमोडेट होने के लिए। सेकंड जो हम इसमें थीम में स्टडी करते हुए है हाउ कल्चर इज यूज्ड टू सर्वाइव, किसी एनवायरनमेंट में हमारा कल्चर हमें कैसे हेल्प कर रहा है सर्वाइव करने के लिए। देन होलिज्म एंड स्पेसिफिसिटी, यानी कि वो एबिलिटी जो हम ऑब्जर्वेशन में लगाते हैं एक कोई सिंगल कलेक्शन में रखने के लिए, सो दैट हमारे को ये पता चल जाए कि ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें वर्क करना है और हम कोहेरेंट वे में उसमें अपने आप को प्रेजेंट कर सके अपने कल्चर और उस कल्चर को समझ के। देन फोर्थ इज एक्सप्रेशंस, हमारा फोकस रहता है कि हम एक्सप्रेशंस एंड परफॉर्मेंस जो एवरीडे कल्चर की है उसको स्टडी करें सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए हम उसको यूज कर सकें। नाउ सिक्स्थ इंटरवेंशन इज कन्फ्रंटेशन मीटिंग्स। इसमें जो चेंज एजेंट होता है, जो कंसल्टेंट होता है, वो मोबिलाइज करता है कंपनी के एम्प्लॉयज और जितने भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, क्या एक्शन करना है प्रॉब्लम के ऊपर, उस पर वर्क करें, टारगेट सेट करें और उस प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करना शुरू कर दें। सो ये कंसल्टेंट का काम होता है। तो ये चेंज मेथड है एक तरह का कन्फ्रंटेशन मीटिंग्स। सो इसमें जो भी उन्होंने प्लान किया है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं और हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो ऑर्गेनाइजेशन जब स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा होता है और उसको समझ में आता है कि अब हमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे जिससे हम प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व कर सके, तब ये इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं हम। सो इंटरवेंशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ क्या ग्रुपिज्म होता है, मतलब अलग अलग एम्प्लॉयज़ को ग्रुप में डाल दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप आइडेंटिफाई करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो हर एक ग्रुप जो है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा और सॉल्व करना शुरू करेगा। सो कन्फ्रंटेशन नाम मतलब भी यही है कि कंसल्टेंट उन्हें सिर्फ आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, खुद नहीं कर रहा है वो काम, उनको बस वार्न कर रहा है कि यहाँ पे देखो, वहां देखो, इस डायरेक्शन में देखो, यहाँ प्रॉब्लम ढूंढो, लाइक दैट। नाउ सेवेंथ जो इंटरवेंशन है वो है विजनिंग। इसमें हम कॉमन गोल, होप और एनकरेजमेंट जनरेट करते हैं। सो इसमें फंडामेंटल चेंज जो हम ला सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो करने की कोशिश करते हैं, सो दैट एक सेंस ऑफ कंट्रोल की फीलिंग आती है सारे एम्प्लॉयज़ में कि हाँ हमारे हाथ में कुछ तो है, क्योंकि हम कहीं देख रहे हैं, हम कुछ जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अपने हाथ में कुछ है ऐसा फील आने लगता है जब आप कुछ कर रहे होते हो। सो इसीलिए हमेशा मूव ऑन करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए लाइफ में। सो इसमें भी हमने यही विजनिंग का ही लगाया है कि हम कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि आगे क्या चेंजेस किए जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उस ग्रुप को कुछ ना कुछ आगे
कैसे मूव करना है, वो क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में उनको मोटिवेट किया जाता है। तो वो क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, पैशन के बारे में सोचते हैं, और जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो भी विजुअलाइज करते हैं कि वो फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखते हैं, क्या करते हुए देखते हैं, या अगर वो ऐसा नहीं देख पा रहे तो 5 से 20 साल के बीच में वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हुए देख रहे हैं या कैसे ग्रो करेगा, क्या देख रहे हो, इस तरह से। सो एक एम्प्लॉय का अपना खुद का एक विजन होगा, है ना, वो उसको उस विजन से वो कंपनी को देखेगा। और सारे एम्प्लॉयज को जब ये ऐसा कहा जाएगा तो एक तो एम्प्लॉयज अपने आप को इन्वॉल्व फील करेंगे, दूसरा सारे एम्प्लॉयज में से किसी का आइडिया तो ऐसा होगा जो ऑर्गेनाइजेशन को पसंद आएगा। सो ये उनका विजन जो है वो आगे जाके मिशन बन सकता है, और उसको स्पेसिफिक गोल बना के फिर आगे कॉन्क्रीट लेवल पे वर्क किया जा सकता है उसके ऊपर। सो ये था विजनिंग। Now, eighth intervention is strategic planning, strategic management activities. जो ये इंटरवेंशन है ये इंटरनल फंक्शनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन की है उसकी लिंकिंग है लार्ज एनवायरनमेंट से। मतलब लार्ज एनवायरनमेंट में तो सब कुछ आ रहा है, एक्सटर्नल चेंजेस जो हो रहे हैं वो सारी चीज़ें। सो हम ऑर्गेनाइजेशन का जो पेस है वो चेंजिंग कंडीशन के साथ करना चाहते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बाहर के एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रही है उसके अलोंग हम उसको रन करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को उसके लेवल पे लाना चाहते हैं। सो ये इम्प्लीमेंटेशन जब हम करते हैं ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे ही करते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है, और हम इसकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज पे वर्क करते हैं, स्ट्रक्चर, कल्चर और पूरे लार्ज एनवायरनमेंट, इन सब के ऊपर वर्क करते हैं। सो इसमें जो मेन इंटरवेंशन है उसका मेन काम यही होता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ओपन सिस्टम थ्योरी, कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे डिसिप्लिन्स को यूज करके ये इंटरवेंशन किया जाए। सो इनमें जो भी हमारे यूजफुल चीज़ होगी वो हम निकालेंगे इन सारे डिसिप्लिन्स में से, एंड देन इस इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। नाइन्थ इंटरवेंशन है रियल टाइम स्ट्रेटेजिक चेंज। रॉबर्ट जैकब्स ने ये सजेस्ट किया था। तो ये वो प्रोसेस है जहाँ पे हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और वहीं के वहीं उसमें चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं चेंजेस को। इसीलिए इसका नाम है रियल टाइम, क्योंकि साइमल्टेनियस हो रहा है। हम प्लानिंग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये हर एक लेवल पे कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल लेवल पे भी कर रहे हैं, ग्रुप लेवल पे भी कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन वाइड भी कर रहे हैं। सो इसमें हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज भी करते हैं। ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है ये रियल टाइम स्ट्रेटेजिक चेंज। सो इसमें जो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, मे बी 100 होंगे काउंट में, इन सबका 3 डे की मीटिंग होती है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वाइड इश्यूज को डिस्कस करते हैं। और बहुत सारा प्लानिंग होता है इसमें, और फिर एक असिस्ट करके आगे के कैसे एक्शन करना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है वो करते हैं। सो इसमें फॉलो अप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने इम्प्लीमेंट किया, फिर हम फॉलो अप करते हैं, फिर नया प्लानिंग करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर फॉलो अप करते हैं। ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है जो चलता रहता है। नाउ 10th इंटरवेंशन इज ग्रिड ओडी 4, 5, 6। सो ये नॉर्मेटिव इंटरवेंशन है, यानी कि इसमें एक पर्टिकुलर वे में हम किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं ये स्पेसिफाई करता है। तो ये ओडी प्रोग्राम का पूरा पैकेज है, उसके कुछ कंपोनेंट हमने यहाँ पे लिए गए हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो किस लेवल की चल रही हैं। उनको ऐसे इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस को मेजर कर सकती है। स्पेसिफिक प्रोसीजर्स कौन से हैं जो हमें ऑर्गेनाइजेशन को उन प्रिस्क्राइब्ड अप्रोचेस तक रीच करने में हेल्प करेंगे। सो इसमें जो 3 ग्रिड्स के बारे में बात की है, OD4, OD5 एंड OD6, तो इनके सेपरेट रोल है, उनके ऊपर हम वर्क करेंगे। जैसे कि ग्रिड OD4 जो है उसका फोकस होता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जो गोल होता है वो होता है कि न्यू कंसेप्ट्स को लर्न करना, स्किल्स को लर्न करना, कॉर्पोरेट लॉजिक में क्या क्या स्किल्स एंड कंसेप्ट्स होते हैं उनको लर्न करना, एंड कॉर्पोरेट एक्सीलेंस को अचीव करना। तो जो टॉप मैनेजमेंट टीम होती है वो रिकॉग्नाइज करती है कि कल्चर के कौन से एस्पेक्ट है जिसको चेंज करना जरूरी है अगर हम एक्सीलेंस को अचीव करना चाहते हैं। अब OD5 जो है उसमें हम स्ट्रैटेजिक मॉडल को फॉलो करते हैं, जिसमें हम लॉजिकल कंपोनेंट्स जो हैं कॉर्पोरेट के उसको डेजिग्नेट करते हैं, मतलब ग्रुपिंग कर देते हैं, और हर एक कंपोनेंट जो होता है वो अपॉइंट करता है एक प्लानिंग टीम को,
अब प्लानिंग टीम को जब हर एक कंपोनेंट ने अपॉइंट कर लिया तो उसका जॉब क्या होगा उस टीम का, कि वो एग्जामिन करेगा कि किस कंपोनेंट के ऑपरेशन में गड़बड़ है। अब गड़बड़ जब पता चल जाएगी या वो फंक्शन कैसे करता है, जब ये पता चल जाएगा तो उसके ऊपर वर्क किया जा सकता है। अब ग्रिड 6 जो है, ग्रिड OD6 जो है, उसका सिस्टमैटिक क्रिटिकिंग है काम, मेजरिंग एंड इवेलुएटिंग है। किसके बारे में? नॉलेज के बारे में। कौन सी प्रोग्रेस है जो कर दी गई है, मतलब ये बेसिकली इवेलुएशन का काम कर रहा है, फीडबैक देने का काम कर रहा है। तो ये प्रोग्रेस कितनी कर दी गई है उसको, प्रोग्रेस में बैरियर्स क्या आ रहे हैं उसको, और कौन से बैरियर्स को हमने ओवरकम कर लिया उसके ऊपर वर्क करता है। एंड देन क्या अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो गई हैं इन सबको करने के बाद जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर ये काम करता है। नाउ द 11th इंटरवेंशन इज इंटरडिपेंडेंसी एक्सरसाइज। इसमें हम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको 10-10 लोगों का ग्रुप बना देते हैं और उनको एक क्वेश्चन दे देते हैं और बोलते हैं कि इस ग्रुप में जितने लोग हैं सबसे ये क्वेश्चन पूछो, और सब लोग जब वो एक दूसरे से सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्वियसली सबके आंसर अलग अलग आने वाले हैं, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है सोचने का। सो ये जो क्लस्टर्स बनाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को हम क्लस्टर बोल रहे हैं यहाँ पे, हर एक क्लस्टर में सेम असाइनमेंट है, सेम क्वेश्चन है। अब ये पार्टिसिपेंट्स जब एक दूसरे को इंटरव्यू करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज पता चलेंगे। फर्दर जब एक बार हो जाएगा तो फिर से हम नया क्लस्टर बनाएंगे 10 पीपल का, उसके बाद सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सो ये डायग्नोस्टिक पर्पस है एक तरह का, जिससे हमें बहुत सारे आइडियाज लग जाते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में। 12th इंटरवेंशन है सर्वे फीडबैक। तो इसमें ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है सर्वे है, मतलब कि ये वो टूल है जो हमें एक ऑनेस्ट फीडबैक देता है और लीडर्स को भी गाइड करता है कि किस डायरेक्शन में टीम जा रही है, और टीम के बारे में भी बहुत कुछ बता देता है। ऑब्स्टेकल्स कहाँ है, गैप्स कहाँ आ रहे हैं प्रेजेंट स्टेटस में, और जो हमारा डिजायर्ड सिचुएशन है, मतलब जहाँ जो हमारा गोल है, गोल से हम कितनी दूर है ये हमें पता चल जाता है। सो ये वो स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हम डायग्नोस कर सकते हैं और आगे कोई प्रॉब्लम ना आए उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें ये पार्टिसिपेटिव अप्रोच है, यानी कि सारे एम्प्लॉयज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सारे मेंबर्स एंगेज होते हैं इसमें, और इसमें जो पूरा प्रोसेस है, सर्वे प्रोसेस स्टेप्स, वो भी इन्होंने यहाँ बताया है। जैसे कि हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रोजेक्ट प्लान या ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर टीम लीडर जो होता है वो एम्प्लॉयज़ को बताता है कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, फिर सर्वे एडमिनिस्टर किया जाता है, इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं फोकस ग्रुप के ऊपर और एम्प्लॉयज़ पे, फिर उनको जो लीडर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे डिस्कशन फैसिलिटेट करना है आगे जाके एम्प्लॉयज़ के साथ। डाटा एनालिसिस होता है, एक रिपोर्ट बनाई जाती है, फिर उसका फीडबैक दिया जाता है। टीम लीडर्स जो होते हैं वो एक्शन प्लान कंडक्ट करते हैं, फीडबैक के बेसिस पे मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। अब जो लीडर्स हैं वही रिपोर्ट जब प्रेजेंट करते हैं तो बताते हैं कि किस तरह की प्रोग्रेस हो रही है, रिजल्ट क्या आया है, सीनियर मैनेजमेंट को ये बता देते हैं। अब फिर फॉलो अप होता है सीनियर लीडरशिप का, जिसमें हम प्रोग्रेस एंड अकाउंटेबिलिटी को चेक करते हैं कि कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है, कौन रेस्पॉन्सिबल है अगर पीछे रह गए तो लीडर्स एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि क्या फाइंडिंग्स है और क्या अप्रोप्रिएट सोल्यूशंस हो सकते हैं, स्ट्रैटेजीज हो सकती है इसके ऊपर। इस लीडर्स का कोलैबोरेशन एम्प्लॉयज़ के साथ होना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए भी, और एज अ चेंज एजेंट की तरह भी लीडर्स वर्क करते हैं। सो अगर ये टीम है, अगर ये अच्छे से क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आएगी वर्क एनवायरनमेंट में तो कंपनी प्रोग्रेस करेगी। सर्वे फीडबैक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम इसमें गोल भी सेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख रहे हैं, टाइम फ्रेम सेट कर रहे हैं, रिविजन्स कर रहे हैं, रिव्यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं सर्वे फीडबैक में। देन कोई भी एक्शन मीटिंग से पहले लीडर को पूरा अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि सर्वे डाटा में क्या आया, क्या प्लान है आगे फर्दर मीटिंग्स का। सो जब मीटिंग स्टार्ट होगी तो लीडर ही गाइड करेगा ग्रुप को कि रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट का हमने जब इवेलुएट किया पूरा तो क्या रिजल्ट निकला, और क्या डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का अगर कोई प्रॉब्लम है। फिर इनिशियल मीटिंग्स के बाद फर्दर हम समरी भेजते हैं डॉक्यूमेंटेशन की और एक्शन प्लान को सर्कुलेट करते हैं सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में, सारी टीम्स के बीच में। फिर फॉलो अप मीटिंग्स होती है जहाँ पे कोऑर्डिनेट किया जाता है और इवेलुएट किया जाता है चेंज और प्रोग्रेस को। नाउ क्योंकि इसमें ग्रुप डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तभी भी हम सर्वे डाटा को डिसेमिनेट करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि
ग्रुप की डायनामिक किस तरह की है। फिर सेशंस जो होते हैं वो टेलरिंग होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमें ये सेट करना पड़ता है। और कुछ आइडियाज़ है जो लीडर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज़, वो ऑप्टिमिस्टिक रहे, पॉजिटिव रहे जब भी इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है, और उसको एक्साइटमेंट के साथ डिलीवर करे, अपना पॉजिटिव पॉइंट एक्सप्रेस करे वर्बली, पार्टिसिपेशन के लिए मेंबर्स को मोटिवेट करे, ओपन रहे कम्युनिकेशन में, उनके कोई आइडियाज़ है उनको रीइंफोर्स करने के लिए भी ओपन रहे, और उनके कंट्रीब्यूशन को एड्रेस करे, उन सबको जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसमें उनके सजेशंस को इनवाइट करे, सपोर्टिव रहे, क्लियर रहे अपने एक्शंस पे, फॉलो अप प्लान्स के बारे में उसको क्लैरिटी होनी चाहिए, और कैसे फॉलो अप प्लान्स बना के इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें। एंड देन क्लियर कमिटमेंट होना चाहिए कि सर्वे फीडबैक में जो भी हमें मिला है उसमें आगे लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे क्या हो सकते हैं, हमें किस तरह से ग्रुप को आगे लेके चलना है, और ग्रुप को पर्पस पता होना चाहिए कि सर्वे फीडबैक से जो भी हमें मिला है उसके बाद हमारा पर्पस क्या होगा और मिशन क्या होगा। सो अच्छे ट्रूली सुनना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ को, वो क्या चाहते हैं, उनके क्या एंडेवर्स है। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है जब वो एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करता है लीडर। नाउ 13th इंटरवेंशन इज एप्रिशिएटिव इंक्वायरी। ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट मेथड है जहाँ पे हम सारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज़ हैं सबको ही इन्वॉल्व करते हैं, हर एक लेवल के लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है या एंगेज्ड है उनको इन्वॉल्व करते हैं। यानी इसका मतलब कस्टमर्स और सप्लायर्स भी हैं, इनको भी हम इन्वॉल्व करते हैं इसमें, सो दैट हम एक चेंज ला सके ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। सो ऑर्गेनाइजेशन अगेन ग्रोथ की तरफ बढ़ता है और रैपिडली बढ़ता है जब हम इस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। सारे मेंबर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो मोटिवेटेड फील करते हैं, उनको समझ में आता है कि उनको अंडरस्टैंड करने वाला कोई कल्चर एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, और इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये स्ट्रेंथ बेस्ड मेथड है जहाँ पे हमारा जो फोकस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के ऊपर होता है, उसके क्या चीज़ सक्सेसफुल हुई है, क्या वर्क करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस पर हम फोकस करते हैं, ना कि जो काम नहीं करती। सो इसका मतलब ये प्रॉब्लम फोकस्ड बिल्कुल नहीं है, ये सोल्यूशन फोकस्ड है। सो हम सिर्फ उसकी तरफ देखते हैं जो कंपनी के लिए वर्क कर रहा है। सो इस तरह का हम कल्चर को एनहांस करते हैं। तो स्ट्रेंथ बेस्ड मेथड है ये, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस के लिए। अप्रोप्रिएट मोड हम यूज करते हैं इंक्वायरी के इंटरव्यूज के थ्रू, सो दैट हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक्सप्लोर कर सके, मेंबर्स से हम अच्छे से कनेक्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और पोटेंशियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं उन मेंबर्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन के। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको एसेट्स के बारे में पता चले जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, पर्सनल मोटिवेशन मिले और वो कनेक्टेड फील करे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फिर ये जो अप्रिशिएटिव इंक्वायरी है, यही इंटरवेंशन का नाम है, अप्रिशिएटिव इंक्वायरी। तो अप्रिशिएटिव इंक्वायरी जो है ये पर्टिकुलर वे में क्वेश्चंस पूछती है सो दैट हम फ्यूचर को एनविजन कर सके, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें, इंसान की गुडनेस पे फोकस करते हैं हम, सिचुएशन या ऑर्गेनाइजेशन की गुडनेस पे फोकस करते हैं, और इससे क्या होता है सिस्टम की कोलैबोरेशन बढ़ जाती है, और चेंज की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जो अप्रिशिएटिव इंक्वायरी है वो 4 प्रोसेसेस को यूज करता ही है, और ये 4 प्रोसेसेस साइक्लिक प्रोसेसेस है, डिस्कवर, ड्रीम, डिजाइन, डेस्टिनी और डिलीवर। सो डिस्कवर का क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंक्शनल है, जो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं, ऐसे प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना, ये होता है डिस्कवर। ड्रीम का मतलब होता है कि वो जो प्रोसेसेस जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं उनको आगे भी करते रहने के लिए एनविजन रखना, मतलब विजन रखना कि आगे कैसे हम इसको यूज करेंगे। डिजाइन, प्लानिंग करना और प्रायोरिटाइज करना उन प्रोसेसेस को जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहा है। देन डेस्टिनी और डिलीवर मतलब एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना जो प्रपोज डिज़ाइन है, जो इससे पहले वाले स्टेप में, 3rd स्टेप में हमने डिज़ाइन प्रपोज की थी जो कंपनी के लिए वर्क कर रही थी, उसको इम्प्लीमेंट करना। ये 4 प्रोसेस को हम वर्क करते हैं और ये साइक्लिक ऑर्डर में रन करते रहते हैं। तो बेसिक आइडिया यही है कि जो वर्क करता है उस पर वर्क करो, उस पर काम करो, और जो वर्क नहीं करता उसको छोड़ दो। सो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का जस्ट अपोजिट है, जैसे मैंने बताया। और ये गैप्स और इनएडिक्वेसीज की बजाय
स्किल्स और प्रैक्टिसेस पे वर्क करता है। इसका फोकस ये है कि ज़्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस पे वर्क किया जाए और उसी को ही स्ट्रेंथ की तरह बना के काम किया जाए। ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस पे भी एक्नॉलेज करता है। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट डेवलप हो जाता है एम्प्लॉयज़ का। और मेन एम यही है कि हम एक स्टोरीज के थ्रू लोगों को सक्सेस स्टोरीज के थ्रू बता सकें कि कैसे हम वर्क करते हैं। मास मोबिलाइज किया जा सकता है। मास मोबिलाइज कैसे किया जाता है, इंटरव्यू के थ्रू किया जा सकता है। डाइवर्स गैदरिंग की जा सकती है, इसको अप्रिशिएटिव इंक्वायरी सबमिट कहते हैं, ये भी की जा सकती है, जहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। अब लार्ज डाइवर्स ग्रुप्स जो है लोगों के, उनको बुला के और उनके साथ बैठ के एक अच्छी कम्युनिटी बनाई जा सकती है। कूपर, राइडर एंड श्रीवास्तव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए मिरेकल टू बी एम्ब्रेस्ड रादर देन अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। ऑर्गेनाइजेशन एक मिरेकल की तरह उसको देखो, उसको प्रॉब्लम की तरह मत देखो, ऐसा इन्होंने बोला था। सो इससे क्या होता है, और ये जो इनके अकॉर्डिंगली ये है कि हमें एप्रिशिएटिव, एप्लीकेबल, प्रोवोकेटिव एंड कोलैबोरेटिव, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में डालनी चाहिए। तो आइडिया इसमें यही है कि हम स्ट्रेंथ बिल्डिंग करते हैं, रादर फॉल्ट्स या वीकनेसेस को फोकस नहीं करते हैं। तो मेन आइडिया स्ट्रेंथ ही है, स्ट्रेंथ बेस्ड है ये इंटरवेंशन। सो इसमें प्रोग्राम्स को की मेंटरिंग की जाती है, कोचिंग दी जाती है, सो दैट सब में वो एनहांसमेंट हो उस आइडिया को। तो बेसिक आइडिया इसके पीछे यही है कि माइक्रो एफर्मेशंस और टीचिंग माइक्रो इंक्वायरीज की। 14th इंटरवेंशन इज सर्च कॉन्फ्रेंसेज। ये जो कॉन्फ्रेंसेज हैं ये 2.5 days चलती है और एक पर्टिकुलर रिट्रीट एरियाज में ऑफ साइट में चलती है, मतलब कंपनी के अंदर नहीं होती, कहीं और लोकेशन में की जाती है। 20 to 30 लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड पोटेंशियल्स। उनमें कितनी पोटेंशियल है और नॉलेज के बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया जाता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं उस जो भी डिस्कशन हुआ वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करने की। सो जो कंसल्टेंट होते हैं वो वॉलंटरी कमिटी से आए हुए होते हैं, वॉलंटरी कमिटी से मीट करते हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको कुछ टास्क दिया जाता है और वो उससे डाटा जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फैक्टर्स है उससे रिलेटेड निकालते हैं और एक्शन स्टेप्स प्रिपेयर करते हैं। फिर वॉलंटियर्स जो होंगे वो उस डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे, मीटिंग करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से कि भैया हमें क्या समझ में आया ये सारी स्टडी करके और इस कॉन्फ्रेंस से, और उसके बाद फिर वो आउटपुट पे वर्क करते हैं। 15th इंटरवेंशन है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ प्रोग्राम, QWLB कहते हैं इसको। सो आजकल जो कंपनी है वो एम्प्लॉयज़ को एज अ एसेट समझती है, ना कि कॉस्ट। तो लोगों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाता है कोई भी डिसीजन मेकिंग में और वर्क में, सो दैट वो मोटिवेटेड फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं। उनके इकोनॉमिक नीड्स का ध्यान रखा जाता है, सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स का भी ध्यान रखा जाता है। तो जॉब डिज़ाइन और वर्क की क्वालिटी इस तरह से बनाई जाती है कि वो अपने पर्सनल लाइफ में भी फोकस कर सकते हैं और करियर पे भी फोकस कर सकते हैं। आजकल की जनरेशन जो है वो रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया है। तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करते हैं, वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो एक बैलेंस लाइफ के लिए चाहिए होती है। न्यू इनोवेटिव आइडियाज ले लेके कंपनीज आ रही हैं, सो दैट क्वालिटी ऑफ वर्क भी मिले और क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ भी मिले और पर्सनल लाइफ भी बेटर हो। नाउ बहुत सारे प्रोग्राम जैसे कि फ्लैक्स टाइम हो गया, अल्टरनेटिव वर्क शेड्यूल हो गया, कंप्रेस्ड वर्क वीक हो गया, टेलीकम्यूटिंग, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें अप्लाई की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आप ऑफ साइट बैठ के भी काम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको ऑन साइट आना है। सो ऐसे काम भी होने लगे हैं। तो ये इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस भी सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज़ में भी है, ऑर्गेनाइजेशन में भी है, और कमिटेड भी होते हैं एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी हम अचीव कर पाते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसे TQM भी कहते हैं। ये एक्सट्रीमली पॉपुलर था 1980s एंड 1990s में। अब भी इसको यूटिलाइज किया जाता है और ये
क्वालिटी टेक्निक्स एंड प्रोग्राम्स पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, यानी कि कौन सी टेक्निक्स और प्रोग्राम्स हम लगाएं जिससे ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बेटर काम करने लगे। और ये एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कंसेप्ट है, यानी कि कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी कहते हैं इसको, क्योंकि हम कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वर्क करते हैं और डिफरेंट अप्रोचेस लगा के ऑर्गेनाइजेशन की का पूरा एनवायरनमेंट बेटर बनाते हैं। सो इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट टेक्निक्स एंड अप्रोचेस को यूज़ किया जाता है, जैसे कि क्वालिटी सर्कल, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी control, statistical process control, self-managed teams, task forces, extensive employee participation, then quality imperative इन में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि प्राइम कस्टमर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, डेली ऑपरेशंस जो हो रहे हैं उसमें इंटरनल कस्टमर्स जो हैं उनके कंसेप्ट पे ध्यान दिया जाता है। देन बोथ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक्स पे एम्फेसाइज किया जाता है। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्क्स रखी जाती है, कंटिन्यूस सोर्सेज ढूंढे जाते हैं जिसको जो डिफेक्ट हमें मिल रहा है गोल को अचीव करने में जो डिफेक्ट्स हैं उनको सर्च किया जाता है सो दैट हम उसको एलिमिनेट कर सके वहाँ से। फिर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की जाती है, इसमें टीम्स एंड टीम वर्क पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कंटिन्यूस ट्रेनिंग, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, इसके ऊपर वर्क किया जाता है। तो TQM जो मेजर कल्चरल चेंज इसमें आया है वो दो चीज़ों में आया है। एक तो फिजिकल सेटिंग में आया, मतलब कि जो प्लांट की डिज़ाइन है और जो बिल्डिंग की डिज़ाइन है वो ऐसी होनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को और इम्प्रूव कर सके। सो फिजिकल सेटिंग्स पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आपने सारी चीज़ें चेंज की लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया तो वो न्यू सिस्टम के साथ वर्क ही नहीं कर पाएंगी, कॉम्पिटिटिव ही नहीं रहेंगी, तो इसीलिए उस पर भी वर्क किया जा रहा है। देन सेकेंड इज लार्ज स्केल सिस्टम्स चेंज। लार्ज स्केल सिस्टम चेंज का मतलब होता है बहुत सारे जो इंटरवेंशंस है उनको कंबाइन करके लगाया जा रहा है और जो मेजर चेंजेस करने पड़ रहे हैं वो किए जा रहे हैं। सो टोटल कल्चर एंड ऑपरेशन में चेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के, इसी को ही हम लार्ज स्केल चेंज कहते हैं। नाउ ये टेबल में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द OD प्रैक्टिशनर्स रोल के बारे में बताया, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जो प्रैक्टिशनर है उसके क्या क्या रोल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। जैसे मेटा लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया कि ये कोलैबोरेट करते हैं फैसिलिटेट करके, यानी कि जो मैनेजर्स हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं, असिस्ट करते हैं क्लाइंट्स को। क्लाइंट कहाँ क्या है, क्लाइंट बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन के को बोल रहे हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन को ये फैसिलिटेट करते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके और इश्यूज, प्रॉब्लम्स और एक्शन स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करने का काम करते हैं। फिर प्रैक्टिशनर का रोल बताया हुआ है इसमें। जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो प्रोवाइडर का काम करते हैं, डायग्नोस्टिशियन का, ट्रेनर एजुकेटर का, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर, सरफेसर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, प्रोसेस स्पेशलिस्ट, ऑब्जर्वर और कोच, इनका काम करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या करते हैं उसका डिटेल बताया हुआ है। जैसे कि प्रोवाइडर क्या करेगा, एक्सपर्ट एडवाइस देगा मेथड्स एंड अप्रोचेस के बारे में जो चेंज करने वाले हैं। डायग्नोस्टिशियन की तरह एक्ट करेगा, तो वो गैदर करेगा, एनालाइज करेगा और समराइज करेगा इन्फॉर्मेशन को और कंक्लूजन निकालेगा। ट्रेनर एजुकेटर की तरह काम करेगा, तो ये बिहेवियर साइंस टूल्स और टेक्निक्स को यूज करेगा। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज करेगा। सरफेसर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स की तरह काम करेगा, तो ये अप्रोचेस बताएगा ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज को कैसे ठीक किया जाए। प्रोसेस स्पेशलिस्ट की तरह काम करेगा, तो अटेंशन इंटरपर्सनल या इंटरग्रुप डायनामिक्स पे देगा। ऑब्जर्वर कोच की तरह काम करेगा, तो न्यूट्रल साउंडिंग बोर्ड की तरह एक्ट करेगा। एग्जाम्पल ऑफ रोल एक्टिविटीज एंड बिहेवियर्स, क्या क्या रोल एक्टिविटीज एंड बिहेवियर्स है उनके एग्जाम्पल दिए। जैसे क्लाइंट को असिस्ट करना, क्लैरिफाई करना जो भी इश्यूज और सिचुएशंस है उसको डिस्क्राइब करना, फिर अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना और समझाना क्लाइंट को कि भाई ये क्या हो क्या रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। देन कुछ मेजर्स ऐसे लेना जो सक्सेस की तरफ ले जाए, रिस्क को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, क्लाइंट को असिस्ट करता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में और अंडरस्टैंड करने में इन्फॉर्मेशन को। फिर अगर कोई क्लाइंट की थिंकिंग है जो चैलेंजिंग है, उसको ऐसी थिंकिंग है जो उसको लग रहा है कि ये जो फेलियर की तरफ ले जाती है, तो उसको चैलेंज करता है। फिर कोलैबोरेटिवली ये कोर्स ऑफ एक्शन भी डेवलप करता है उनके साथ, सो दैट वो थ्योरीज को यूज करके उनको अंडरस्टैंडिंग दे सके कैसे करना है। टीचिंग करता है, मॉडलिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस के बारे में बताता है। कंटिंजेंट रोल का भी काम करता है। कंटिंजेंट रोल में क्या करता है, ये जितने भी अवेलेबल रोल एरियाज है डिफरेंट रेंज में, उनको लिंक करता है क्लाइंट सिस्टम की नीड के साथ किसी भी गिवन टाइम पे। फिर जो रोल डिपेंडेंट ऑन स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट
इंटरवेंशन। अब जो रोल के बारे में ये बात कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन किस स्टेज पे है। जिस भी स्टेज पे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन होगा उस पे किस रोल की ज़रूरत है उसके बेसिस पे ये काम करेगा। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ यूनिट 3 ब्लॉक 4 MPCE 033। आई होप ये बेनिफिशियल लगेगा वीडियो और आप प्लीज़ सेल्फ रीडिंग ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड डू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।